चेंज करना। अच्छा, इसी तरह अब हम लोग जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्क्रीन इस वक्त कौन कौन सी मौजूद हैं, हम लोग आए तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये स्क्रीन पॉइंट स्क्रीन मौजूद कि स्मॉल मिनिमम विड्थ इतनी, जो मीडिया क्वेरी हम लोग लगा रहे थे वो उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है कि भाई मिनिमम विड्थ इतनी हो, मिनिमम विड्थ इतनी हो तो ये वाला कोड चलेगा, मिनिमम विड्थ इतनी हो। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई 640 से नीचे भी मुझे चाहिए या एसएम को बदल के मुझे कुछ और करना, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जी एसएम और लेट्स से ये हो जाए 380 पिक्सल्स। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट, और अब हमें अगर कहीं पर CSS अप्लाई करनी है तो LG दिस SM टेक्स्ट डैश ब्लू डैश 500 MD टेक्स्ट अच्छा जी, लास्ट स्क्रीन पे ये हो गया, उसको जूम किया तो ये, अगर हम लोग जाएं 390 पर तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी मिनिमम विड्थ कितनी है, 380 पिक्सल्स। अगर मैं ये वाला कोड कमेंट कर देता हूं तो वो ब्लैक, क्यों? क्योंकि अब हमारी मिनिमम विड्थ कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट 640। अब वो जो रेफरेंस लेके चल रहा है वो 640 को लेके चले, लेकिन अगर मैं इसे कस्टमाइज कर देता हूं तब उसे, लेकिन अगर हम इसे लेके जाए रिस्पॉन्सिव और 380 379 पे ब्लैक, उसके बाद ये मीडियम पे जाएगा तो 768 के बाद ग्रे कर देंगे, फिर उसके बाद 1024 पे जाके वैल्यू चेंज करें। तो हम लोग ब्रेक पॉइंट्स यानी रिस्पॉन्सिवनेस भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई और भी कस्टम भी बना सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे एक प्रिंटेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं एक प्रिंट का बना लेता हूँ, प्रिंट, और उसकी विड्थ कितनी होगी, पूरी 1000 पिक्सल्स, और मीडियम, और प्रिंट पर जाके दोबारा हो जाए टेक्स्ट येलो 600। स्क्रीन और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो लार्ज, और हम लोग लार्ज डिफाइन कर लें। अब हमारा लार्ज सेट हो गया 1000। कलर भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब एक है कि हमें बिल्कुल कस्टम क्लास बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे इस वाले बटन को, ये नीचे वाले जो टेक्स्ट है, इसको कलर देना है ग्रीन।
या ये वाला ग्रीन। तो अब मेरे पास कलर आ गया। अब उसको मैं कैसे दूंगा, टेक्स्ट डैश और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैश लगा के वो वैल्यू, वो ग्रीन कलर आ जाए। अगर मुझे कस्टम वैल्यू देनी है, अच्छा कस्टम वैल्यू देने के दो तरीके हैं। एक तो हम ऊपर एक्सटेंशन में जाकर उसका कलर का नेम डिफाइन कर लें, और अगर हम कलर नेम नहीं डिफाइन करना चाह रहे तो स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी वैल्यू पास कर। इसी तरह टेक्स्ट डैश 35.5 पिक्सल्स, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उनको और कोई कस्टम विड्थ देनी है तो, या कोई कस्टम क्लास देनी है, जैसे पैडिंग की क्लास है तो p डैश 2.5 पिक्सल्स, पैडिंग 2.5 पिक्सल आ गई। या अगर हम इसे 12 करते हैं ताकि ज्यादा विजिबल हो, तो अब पैडिंग 12.5 पिक्सल आ गई। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें इसके अलावा को कस्टमाइजेशन करनी है, कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो अगर हमें थीम में कलर डिफाइन करना है तो ये कलर आ जाए। उसके बाद अगर हमें फॉन्ट डिफाइन करने हैं तो ये फॉन्ट आ जाएंगे, लेकिन फॉन्ट हम लोग नॉर्मली वैसे यूज करेंगे कि CSS में इंपोर्ट करके या लिंक का टैग लगाकर, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अच्छा उसके बाद स्पेसिंग आ गई, 9 एक्सेल क्या होगा और 8 एक्सेल क्या होगा। बॉर्डर रेडियस आ गया कि भाई बॉर्डर रेडियस इसमें नहीं, टेलविंड में कोई ग्रिड ऑफर नहीं करता। मतलब टेलविंड में वैसे हमें ग्रिड मिल जाती है, लेकिन कंटेनर क्लास लगा के और आगे 12 कॉलम्स ठीक है, एक मिनट में बताता हूँ। अच्छा कंटेनर क्लास के अंदर पूछा कि भाई कंटेनर क्लास इसमें मौजूद तो है, लेकिन वो क्यों यूज होती है। वो यूज होती है कि अगर आपने किसी एक कंपोनेंट की या एलिमेंट की विड्थ को फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों एक मॉनिटर देखा था काफी वाइड, अच्छा वो आता 2 एक्सएल में ही है। अब 2 एक्सएल में अगर हम लोग इतनी चौड़ी विड्थ कर देंगे तो वो बहुत अजीब सा लगेगा, मतलब बहुत लंबे लंबे कार्ड्स बन जाएंगे और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग कंटेनर की क्लास लगाते हैं कि जो सेंटर में हमारा कोड है वो डिस्प्ले होता है, या जो एलिमेंट्स हैं वो सेंटर तक रहेंगे। अब अगर हम लोग एक इसी तरह का यही नेटवर्क कर रहे हैं और कहते हैं कि जो टेलविंड CSS बिल्कुल एक कोने पे चला जाए, दरमियान में थोड़े से लिंक नजर आए और बिल्कुल राइट पर वो बटन हो, तो बहुत लंबा बन जाएगा कि अगर आपको किसी एक जगह करना है। तो उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं कि भाई हमारा जो कंटेनर उसकी मैक्सिमम विड्थ इतनी ही रहेगी, LCD जितनी मर्जी बड़ी होती है। जैसे ये हो रहा है कि अब मैंने अगर उसे जूम आउट किया है तो वो सेंटर में ही रह रहा है, वो सेंटर में ही रहे। लेकिन कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनका मतलब निकल जाता है। अगर हम देखें तो ये देखो, अब कहीं कहीं जगह तो वो रिस्पॉन्सिवनेस सही जा रही है, लेकिन अब ये स्पेसिंग आ जाएगी। अब ये वाले जो स्पेस आ रही है, ये राइट पे स्पेस आ रही है, काम खराब करती है। तो इन चीजों से बचने के लिए कि भाई वो सेंटर में ही रहे। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसकी
उसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, या वो कितने लोग किस मॉनिटर पे यूज करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है कि मेजोरिटी कहाँ पर होगी। पसंद भी करते हैं समझे हम लोग टायर में करते हैं तो इमीडिएट। ठीक है, उसमें हमने जब लीला सीएसएस में है तो वहाँ पे हमने क्लास है और सीएसएस की जगह पास की जगह जाके नीच ठीक है, वो यूआरएल देकर फिर पास देते हैं, सही है। इसमें क्या है कि काम करना तो अच्छा, अगर हमें इसमें यही काम करना है, बैकग्राउंड इमेज देनी है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले हम कोई बैकग्राउंड इमेज ले आते हैं और CSS एसेट्स कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए और img के नाम से है img.png और मैं यहाँ पे div बना लेता हूँ, div और क्लास width dash 250 पिक्सल्स, हाइट 250 पिक्सल्स और बैकग्राउंड। अब अगर हम यहाँ पे कस्टम दे देंगे तो वो आ जाएगा URL सॉरी एसेट्स और /img.png। वो आ गई है। अब उसे हम लोग सेट कर लेते हैं, लाइक VG सेंटर में आ गया और BG नो बैकग्राउंड नो रिपीट। तो अब हमें CSS की फाइल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, बहुत सारा काम हम लोग यहाँ पे ही कर रहे हैं। जैसे इनका क्वेश्चन था कि अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज लगानी, तो इमेज लगाते वक्त हम लोग नॉर्मल वनीला CSS में या नॉर्मल CSS में क्या कर रहे थे कि पहले एक क्लास बनाते थे, फिर CSS फाइल में जाकर उसका कोड करते थे और वहां पे लिखते थे बैकग्राउंड इमेज URL और आगे उसका पाथ दे देते थे। टेलमेंट में क्या करेंगे कि बैकग्राउंड मैं कस्टम वैल्यू देने लगा, कस्टम वैल्यू देने मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि भाई कस्टम वैल्यू और उसके अंदर URL पाथ ऑफ इमेज और उसके बाद मैंने उसको सिर्फ स्टाइल किया कि वो कहाँ पर आएगी, सेंटर में आएगी और कंटेन होगा या कवर होगा। मतलब अगर कवर करेंगे तो वो कवर कर लेगा। कंटेन में क्या कर रहा है कि वो उसकी विड्थ को कवर कर रहा है, तो BG को मतलब बैकग्राउंड जो है इमेज उसे पूरा लेके आएगा, तो विड्थ वाइज या हाइट। तो उसके बाद वो रिपीट कर रहा था तो मैंने उसको नो रिपीट का पैरामीटर पास कर दिया। इसी तरह अगर हम इसी डिव को ले जाए नीचे और मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ फिलहाल येलो -500 एंड लुकिंग गुड, और क्योंकि रिपीट तो इसने क्या ही होना। अब हम कहते हैं जी होवर और बैकग्राउंड रेड -500, तो होवर की प्रॉपर्टी आ गई। अगर आपके ठीक है, दोबारा दोबारा उसके ऊपर एक बॉर्डर आता है, उसे रिंग बोलते हैं, रिंग या आउटलाइन बोलते हैं। आ जाता है, देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं कि अच्छा मैं एक मिनट ये ट्रांजिशन वाला करवाने लगा था,
तो वो हम कंप्लीट कर लें फिर आगे। अच्छा अभी के लिए होवर कर रहे हैं तो वो आ रहा है। तो अब करने के लिए तो इसके अंदर प्रॉपर्टी मौजूद है ट्रांजिशन ऑल, उसके बाद ड्यूरेशन कितनी, और मैं कहता हूँ 1000। अच्छा जी, अब चूंकि हम लोगों ने CSS पढ़ी हुई है इसलिए मैं इनकी डेप्थ में नहीं जा रहा कि बैकग्राउंड में चीजें कैसे काम कर रही हैं। बस अब हम लोगों को ये देखना है कि भाई अच्छा इसकी ये क्लास CSS उसमें टेलमेंट में मौजूद है और इसे हम यूज करते रहेंगे। प्लेस होल्डर और अगर किसी को नहीं समझ आ रही है कोई क्लास तो वो क्वेश्चन कर सकता है, वो कर लेंगे हम उसे क्लियर। ये आ गई जी हमारी, ये क्लिक पे आ गई। अभी तो मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, बाय डिफॉल्ट आ गई है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं तो वो रेड कलर की होगी। मैं अगर इसे -m-8 मार्जिन आ गया 8 और अब क्लिक करेंगे तो इसके लिए आउटलाइन की क्लास है जो आप कह रहे हो, एक बॉर्डर है एक आउटलाइन। अच्छा एक इनका क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं ना इनपुट को, तो उसके ऊपर एक अलग से बॉर्डर आ जाता है। जब अनसेलेक्ट छोड़ते हैं उस वक्त बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर ब्लू -500 और बॉर्डर एक मिनट, तो ये बॉर्डर आ गया, इसको मैं बॉर्डर 4 कर देता हूँ। ये बॉर्डर आ गया। जब मैं इस इनपुट को सिलेक्ट करता हूं ना तो इसके ऊपर एक आउटलाइन सी आ जाती है जो नॉर्मल HTML CSS में आती है लेकिन टेलमेंट में नहीं आती। तो उसके लिए हमारे पास जो क्लास है वो है आउटलाइन। मैंने अब सिलेक्ट किया है तो अब वो रेड कलर का आ रहा है। अगर हम इसे 2 करेंगे तो होपफुली ज्यादा विजिबल है कि वो 2 आ रहा है। तब यहाँ से हम आउटलाइन की विड्थ और चीजें भी चेंज कर सकते हैं। कलर मैंने चेंज कर दिया, डिफरेंट चीजें हम लोग कर सकते हैं। अच्छा अब HTML के साथ CSS को लिखना एक्सटर्नली, अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना हो तो उसके लिए एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ेगी, बनना नहीं, और होपफुली हमें बनानी पड़ती भी नहीं है। अब उसके लिए हमें जरूरत पड़ती क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम स्टाइल का टैग यहाँ पर भी लगा लेते हैं, या अगर बनाते हैं तो एक बनाते हैं ग्लोबल्स के नाम से, globals.css या कोई भी नाम से हम बना लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन प्लेस CDN और ये डॉक्यूमेंट और स्टाइल से पहले आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कस्टम क्लास बना सकते हैं, @layer बेस @layer कंपोनेंट्स। ये 3 लेयर हैं जो हमें टेलमेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बेस लेयर का मतलब है कि हम HTML के कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके उसकी जो CSS है वो डिफाइन करने लगे। HTML जैसे अभी हम लोग सिर्फ HTML की फाइल में कोड कर रहे हैं तो यहाँ कोड कर देंगे, अगर कंपोनेंट वाला बेस में, बेस वाला यूटिलिटीज में भी कर देंगे तो कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि HTML की फाइल में एरर नहीं आता। वो कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ वो डिस्प्ले कर दे। तो जब हम लोग रिएक्ट या नेक्स्ट पे जाएंगे जहां पर वो ESLint के रूल्स को फॉलो कर रहा है, बाकायदा उसमें रूल्स के लिए भी अलग फाइल्स बन रही हैं, वहां पर ये सारी चीजें फॉलो होंगी। लेकिन बेस है कि हम लोग HTML के अंदर जो कंपोनेंट्स ये सॉरी टैग्स बने पड़े उनको टारगेट कर रहे हैं। कंपोनेंट है कि भाई मैं एक क्लास बना रहा हूँ, टेलमेंट की क्लासेस को यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे टेलमेंट की क्लासेस को यूज करते हुए कौन सी क्लास बनानी है, मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक बटन चाहिए, बटन सब्सक्राइब, और मैं इसे क्लास दे देता हूं टेक्स्ट डैश वाइट, पैडिंग एक्स पे 8, पैडिंग वाई पे 1.5, और उसके बाद बीजी डैश रेड डैश 500, या हम लोग कर लेते हैं 700, ठीक है, और राउंडेड फुल बॉर्डर, बॉर्डर, और हम लोग इसे बॉर्डर दे देते हैं रेड 700, फिर हम लोग इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा देते हैं और ड्यूरेशन लेट्स से 700 मिली सेकेंड, और इसके अलावा ठीक है होवर पे बैकग्राउंड वाइट हो जाए, और जब होवर हो तो उसके बाद टेक्स्ट रेड 700 हो जाए। अब इसे हम लोग चेक करें तो अब मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला बटन 3-4 जगह शो हो, या एक मैंने बटन बना लिया, मेरा ये बटन स्टाइल यही रहे लेकिन चेंज होता रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर गेट अ कोड स्टाइल वही है, फिर उसके बाद गेट एस्टिमेट स्टाइल वही है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस स्टाइल वही, सब्सक्राइब का भी स्टाइल वही। तो मुझे ये तो पता लग गया कि भाई ये यूज कहां पर होता है, एप्पल वालों ने भी ऐसे किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि बार बार, अब मैं इतना लंबा कोड क्लास से बार बार लिखूंगा, उस चीज से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, कंट्रोल एक्स, कंपोनेंट में जाके हम एक क्लास बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल डॉट बटन एनी, मतलब बटन एनिमेशन, कोई भी नाम दे सकते हैं मैंने। अच्छा, अब अगर हमें सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिखनी है तो वो हमें पता है कि हम लोग कैसे लिखते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स, सीधी लिख दी। लेकिन अगर हमें ये बताना है कि भाई टेलमेंट की क्लासेस अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा @अप्लाई, और उसके बाद वो क्लासेस, ये क्लास आ गई। अब मैं हर जगह जहां पे भी बटन बना रहा हूं, बटन एनिम, तो अब वो मुझे बटन एनिम से ही हर जगह। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, एनिमेशन चेंज करनी है, तो मुझे हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसी फाइल में चेंज कर दूंगा और वो जो हमारी टेलमेंट है वो हर जगह से रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड काम, बिल्कुल, ये उसी चीज को ही कह लो एक तरह से क्लोन किया गया है या रेप्लिकेट किया गया। और यूटिलिटीज का मतलब है कि हम एक ऐसी क्लास बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कस्टम सीएसएस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, उसके अंदर टेलमेंट की क्लासेस से गुजारा नहीं हो रहा। बेस एचटीएमएल के टैग को टारगेट करके हम लोग एक कस्टम स्टाइल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसने h1 को और पैराग्राफ के टैग को सेम कर दिया था, मैं कहता नहीं यार h1 का साइज बड़ा होना चाहिए, वो उसने h1 के साइज को मैं यहाँ पर आगे डिफाइन करूंगा। एक अलग क्लास बनानी है, बटन एनिमेशन की बना ली, होवर की बना ली, कोई भी बना ली, वो कंपोनेंट में जाएगी। यूटिलिटीज में कि मैं एक नए सिरे से क्लास बनाना चाह रहा हूँ जिसका टेलमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे एक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्नैप स्क्रॉल इफेक्ट,
अच्छा जी, वाई मैंडेटरी। अब अगर हम लोग देखें तो मैं एक दफा क्लिक करता हूं, अब मैं यहां पर ला के सेंटर में छोड़ नहीं सकता, वो या ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। और सेंटर, इसको छोड़ूंगा या वो ऊपर चला जाएगा या वो नीचे आ जाएगा। नॉर्मल स्क्रॉलिंग तो हमारी यही है कि जहां छोड़ दिया वहां रुक जाएगा, लेकिन सीएसएस में एक इफेक्ट है कि भाई आप स्नैप स्क्रॉल लगा लो। अब इस स्नैप स्क्रॉल की क्लासेस टेलविंड हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो अगर हमें ये क्लास बनानी है तो वो हम यूटिलिटीज में बनाएं, या इसी तरह कुछ नई प्रॉपर्टीज आ गई सीएसएस में जो अभी टेलविंड सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो हम यूटिलिटीज में यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, इसका कोड भी चेंज हो सकता है, डेवलपर्स कर नहीं सकते हैं बाय द टाइम। दोबारा, बाय द टाइम डेवलपर्स चेंज कर नहीं सकते हैं, इसके अंदर अपडेट वगैरह तो आती है। अपडेट आती रहती है बिल्कुल, लेकिन अगर उस वक्त तक मौजूद नहीं है जब हम यूज कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। वेरिएबल और लेट आ गया, वार की जगह लेट आ गया, ES6 में लेट आ गया था, लेटर कॉन्स्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। फंक्शंस की जगह एरो फंक्शंस आ गए थे, वो बहुत सारी चीजें आई थी उस वक्त। तो यार हाँ बिल्कुल, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, जो पुरानी चीज होती है उसे बिल्कुल खत्म नहीं करते, उसको बिल्कुल खत्म ना करने, एक मिनट मेरे को, वजह यह है कि जैसे फेसबुक है, तब वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर उसका कोड हम लोग